अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। मेरा नाम है सुंदर सिकराम। आज के इस शो में हम एक बहुत ही अहम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ सिंध की आवाम की सेहत और आला खुराक की फराहमी को यकीनी बनाती है, बल्कि सिंध में मौजूद तमाम फूड बिजनेसेस, फूड हैंडलर्स और फूड वेंडर्स को रेगुलेट करती है और इस बात की यकीन दहानी करवाती है कि जो भी खुराक हम तक पहुंच रही है वो सेहत के असूलों के मुताबिक हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंध फूड अथॉरिटी की। सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं या हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेहत के असूलों के मुताबिक हो। एसएफए जहां कंज्यूमर्स के हवाले से आला खुराक की फराहमी को यकीनी बनाती है, वहीं फूड हैंडलर्स और फूड बिजनेसेस के लिए भी ऐसे इक़दामात करती है ताकि वो एसओपीज़ को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डायरेक्टर टेक्निकल सिंध फूड अथॉरिटी से डॉक्टर अहमद अली को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया इस शो में। मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना मुख्तसरन तारुफ करवा सकें और बताएं कि सिंध फूड अथॉरिटी क्या है, ये इदारा क्यों वजूद में आया और इससे सिंध की आवाम को और फूड बिजनेसेस को स्पेशली क्या फ़ायदा हो रहा है। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर सिकराम, आपने मौका दिया है। और मैं जो है वो सिंध फूड अथॉरिटी के हवाले से बता दूं कि सिंध फूड अथॉरिटी का बिल जो है वो काउंसिल असेंबली ने 7 मार्च 2017 को पास किया और 18 में ये एक्ट की सूरत में जो है वो नाफिज अमल हो गया और इदारा जो है वो अपना मारज़ वजूद में आया। सिंध फूड अथॉरिटी 3 मई 2018 को मारज़ वजूद में आया, बिल पास होने के बाद। सही। अच्छा, इससे पहले जो है वो इस तरह की कोई भी अथॉरिटी नहीं थी और जिसकी बहुत अशद ज़रूरत थी, क्योंकि जिस तरह दूध है या होटल्स हैं, ढाबे हैं जहाँ पे चाय मिलती है, कढ़ाइयाँ मिलती हैं, सब्जी मिलती है, तो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो इनको रेगुलेट करे। और आए दिन जो है वो कुछ न कुछ ऐसे वाक़यात होते थे कि जी फलां होटल में 10 लोग जो है वो जहरीला खाना खाने से बेहोश हो गए या खुदा न खास्ता मर गए या इस किस्म की हादसात होते हैं। तो इसको जो है इससे पहले जो है वो तो यहाँ पे हुकूमत सिंध ने जो है वो इसकी अहमियत महसूस करते हुए ये बिल पास किया और सिंध फूड अथॉरिटी जो है वो मारज़ वजूद में आई। 18 के बाद जो है बिल्कुल कलील मुख्तसर सहूलियात के साथ, मुख्तसर मुआशी सपोर्ट के साथ ये आया। और इसका पहले मैं आपको सेटअप बता दूं कि इनका जो डीजी होता है वो हेड होता है सिंध फूड अथॉरिटी का। उस डायरेक्टर जनरल के जो मातहत कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर टेक्निकल है, डायरेक्टर लाइसेंस है, डायरेक्टर एडमिन है, डायरेक्टर फाइनेंस है, डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, और फिर उनकी जो मातहत जो है कुछ टीम्स बनी हुई होती हैं जो पूरे सिंध में जाकर ये करती हैं, एक्टिव मतलब मुआयने करती हैं। सही। अच्छा, सिंध फूड अथॉरिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है सिंध फूड सेफ्टी के फूड हाइजीन और फूड हाइजीन और फूड सेफ्टी, ये हमारे दो मेन अहम जुज़ हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के एक बंदा या एक कोई भी सारिफ जो है कंज्यूमर कोई भी सब्ज़ी ख़रीद करता है, घर लेके जाता है, फिर वो घर में वो बनती है, कटती है, धोते हैं या कुछ भी करते हैं, पकाने तक, खाने से लेकर फिर बचाने तक, यानी इस पूरे अमल को हम फूड सेफ्टी के ज़िम्मे में लेके आते हैं। ज़बरदस्त। कि हम इसको किस तरह तरतीब से दें कंज्यूमर्स को, कि फ़र्ज़ करें अगर आपने जिस तरह मैं आपको आम कंज्यूमर की बताता हूँ, आदात बताता हूँ, सिंपल जो हम अपनी मुआशरे में देखते हैं कि वो जाएंगे तो फिर वो सब्जी की दुकान में खड़े होंगे तो फिर वो वहाँ गाजर पड़ी होगी वो भी तोड़ के खाएगा, मटर भी खाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल जो है वो खिलाफ ज़ाब्ते हैं। इसकी वजह ये है कि आप अब वो जो वेंडर है वो उसको पता नहीं कौन सा पानी छिड़कता है। सही। वो पानी आप पानी में छिड़की हुई जो सब्जियां हैं या फल हैं या फ्रूट है वो आप कच्चा लेकर खाते हैं बगैर किसी धुलाई के ना, तो ये अनहाइजीनिक, इससे इट कैन कॉज फूड बॉर्न डिजीज। तो जब तक हम फूड सेफ्टी के जो चीज़ें हैं
इस आपकी तवज्जो से इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं या हम अपनी कुछ जो कैंपेन्स होती हैं आगामी की ना, तो उससे हम ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसी चीज़ों से फ़र्ज़ कर अगर आप देखें किसी होटल में जाएं तो आप देख के चीज़ें देख लें, उनकी होटल वालों की चीज़ें देख लें कि उनकी सफाई है, उनकी फूड हैंडलर्स किस तरह साफ़ सुथरे हैं या नहीं है। तो फूड सेफ्टी हमारा एन जुज़ है जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट करते हैं। फूड सेफ्टी प्रोटेक्ट्स जो है जो फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, उनके जो फिजिकल और केमिकल जो उनके नुकसानात हैं उनको प्रोटेक्ट करती है, और इस पूरे सिस्टम से एक सेहतमंद मुआशरा तश्कील में आता है कि एक कम्युनिटी जो है वो बीमार नहीं होती। फ़र्ज़ करें आपने गंदी चीज़ें खाई, बगैर ढकी हुई चीज़ें आपने ओपन करके खाई, जहाँ मक्खियाँ और ये जो चीज़ें होती हैं वो मिठाई की दुकानों पे होते हैं, वो चीज़ें खाई, तो नेचुरली इट कैन कॉज फूड बॉर्न डिजीज़। अब आप ये देखें कि अगर हम फूड सेफ्टी को हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं और इसकी चीज़ें को हम वो उस हिसाब से SOPs को फॉलो करते हैं, तो कितने लोग जो गैस्ट्रो की जो वबा फैलती है गंदी चीज़ें खाने से, कॉलरा हो जाती है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती हैं, तो उनसे हम बच सकेंगे। तो अल्टीमेटली आपका जो बजट है वो बच जाएगा। एक तो वो बच जाएगा, दूसरा आपको आदत पड़ जाएगी सफाई और सुथराई की, तो वो अल्टीमेटली आपको कन्विंस करेगा कि आप एग्री फूड बिजनेस के लिए कि भाई इसको हम किस तरह ग्रो करें। तो आपका जब सारा सिस्टम सही होगा तो नेचुरली आप फिर वो उस बिजनेस में ओवरऑल उसका नेशनल हेल्थ पे, नेशनल एग्री फूड बिजनेस पे असर पड़ेगा, तो जिससे उसकी जो है आमदनी बढ़ती है, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम बहुत सी चीज़ें इसको कर सकते हैं। मकसद हमारी कौम जो है वो बीमारी से बच जाएगी, गैस्ट्रोएंटराइटिस से बच जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात हम आते हैं कि सर मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आपने बहुत अच्छी बात की और आपने एक दरिया को कूजे में बंद करके मुझे बता दिया कि सिंध फूड अथॉरिटी बेसिकली क्या करती है और उसका क्या फ़ायदा होता है। तो मैं अपनी ऑडियंस के लिए इसको सीधा अल्फाज में जो मैं समझी हूँ वो मैं बताना चाहती हूँ कि सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन को इंश्योर करना है, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर फूड सेफ होगा और हाइजेनिक होगा तो ऑब्वियसली कंज्यूमर बीमार नहीं होगा तो वो मरीज़ नहीं बनेगा और वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जब वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा तो अल्टीमेटली उसका एक एक्सपेंस बचेगा, एक बजट उसका मेंटेन रहेगा। और एक बात आपने ये भी की कि एक हेल्दी माशरा वजूद में आएगा। जब आप सेहतमंद होते हैं किसी भी माशरे के लोग, तो वो काम भी अच्छे से करते हैं, तो वो माशरा अल्टीमेटली ग्रो करता है। ये तो हो गया कंज्यूमर एस्पेक्ट। फिर अगर हम इसको बिजनेस के एस्पेक्ट से देखें, जैसे सर ने अभी बात की कि इकोनॉमी पे कैसे इसका असर पड़ रहा है, या सिंध फूड अथॉरिटी की जो भी इकदाम हैं वो उस तरह से है कि अगर फूड बिजनेसेस SOPs को फॉलो करते हैं और वो तमाम SOPs जो SFA की तरफ से जारी करदा SOPs हैं किसी भी कैटेगरी के हवाले से, अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो वो अपना बिजनेस ना सिर्फ पाकिस्तान के लेवल पर, मिसाल के तौर पर सिंध से पंजाब, पंजाब से बलूचिस्तान, KP, यहाँ पर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर वो क्वालिटी के आला मयार के मुताबिक होगा तो उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा ही है सर? बिल्कुल। तो सिंध फूड अथॉरिटी का एक ये बहुत वसी काम है और इसके बहुत अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं जब से ये वजूद में आया है। अब सर मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बहुत सारी बातें की फूड बॉर्न इलनेसेस के बारे में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। आप डायरेक्टर टेक्निकल हैं, फूड अथॉरिटी और टेक्निकल ये क्या है? जी देखें, फूड टेक्नोलॉजी जो है वो अभी आपने सुननी होगी कि साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, ये अजीब अल्फाज हैं, अजीब कॉम्बिनेशन है। पहले तो आप कभी इस तरह फूड को आपने साइंस कभी माना ही नहीं है। सही। बेसिकली फूड इज बेसिकली साइंस, क्योंकि इसमें अभी हम देखते हैं कि फूड सेफ्टी इज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन व्हिच इंश्योर्स कि आपकी हैंडलिंग किस तरह हो रही है, आपकी प्रिपरेशन ऑफ द फूड कैसी हो रही है, आपकी ईटिंग किस तरह हो रही है, स्टोरेज किस तरह हो रही है। जबरदस्त। इसके लिए आपने 4 प्रिंसिपल्स पर काम करेंगे तो आपका ये पूरी साइंस है। देखिए ना, अगर आप फ्रिज में जो है वो हम
जिस तरह वो चीज़ें रखते हैं, अब उसका क्या टेम्परेचर किस तरह मेंटेन करना चाहिए, कितने वक्त के लिए खाना आप फ्रिज में रखते हैं। यहाँ पे तो लोग जो है ना वो 6-6 महीने तक जो है ना वो कुर्बानी की जो टांगे बकरे की टांगे होती है वो 6-6 महीने तक पड़ी रहती। तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और सेहत के असूलों के बिल्कुल खिलाफ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने तक आप रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। एनीहाउ, हमारी जो टेक्निकल विंग है, हम जो है वो जो इस वक्त काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हम वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फूड बिजनेस से, तो हम कहते हैं कि भाई जो फूड हैंडलर्स हैं उनकी हम ट्रेनिंग कराएं। अच्छा। फूड हैंडलर्स की ट्रेनिंग हम इस तरह कराते हैं कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हों, ढाबे हों, वहाँ वो जो फूड एंटिटीज जहाँ पे लोग खाना पकाते हैं या फूड के साथ उनकी हैंडलिंग होती है, टचिंग होती है, सही, उन लोगों को उनकी पर्सनल हाइजीन को हमने देखना होता है कि क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी आपको एक लाइसेंस देती है, लाइसेंस टू डू बिजनेस। उसमें जितने भी आपके हैंडलर्स होते हैं, फूड हैंडलर्स होते हैं, उनका हम 5 डिजीज के का सर्टिफिकेट लेते हैं। अच्छा। जैसे टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, जनरल जो है वो आपकी हेल्थ कंडीशन है, वो डिजीजेस जो कंटाजियस हों, जो हाथ के छूने से फैलती हैं, वो कम से कम ऐसे फूड हैंडलर को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो खांसता भी है, उसका पसीना भी आता है, वो सांस भी ले रहा होता है, तो हमने उसको भी थोड़ा सा क्लोज वॉच के साथ रखना है। तो जो भी हम लाइसेंस देते हैं, तो उनके जो फूड हैंडलर्स होते हैं उनको हम लाइसेंस देते हैं, मेडिकली फिट करार देते हुए, उसके बाद फिर हम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा। अब ट्रेनिंग जो है वो किस तरह होती है, वो एक तो होती है पर्सनल हाइजीन पे कि वो अपना कैसे ख्याल रखें, अपने नाखून को किस तरह वो जो है ना अपने मेंटेन करें, बालों को किस तरह संवारें, कपड़ों को किस तरह करें, उसका परस्पिरेशन या जो पसीना है वो नहीं आनी चाहिए, रोज नहाना है उनको, हाथ कैसे धोएं, तो ये उनकी पर्सनल हाइजीन में आता है कि जो वो डायरेक्ट हमारे काम। उसके बाद हम जो है वो ट्रेनिंग्स कराते हैं। जी सर, तो हम बात कर रहे थे पर्सनल हाइजीन के ऊपर। जो ये पर्सनल हाइजीन सिर्फ रेस्टोरेंट्स के हवाले से ही होती है या तमाम और भी फूड बिजनेसेस में देखी जाती है? देखिए, पर्सनल हाइजीन का माना क्या है कि जो बंदा या बंदी डायरेक्ट फूड के साथ वाबस्तगी है, फूड पकाने में, फूड को जैसे सब्जी लेने से लेकर पकाने तक, तो फूड हैंडलर ही हो गया। सही, ठीक है ना। काटने वाला भी वो भी वर्कर होगा, तो उसकी जो हाथ हैं वो सब्जी को या चीजों को, गोश्त को टच करेगा। लेने वाला होगा वो भी टच करेगा, जो हंडी में डालने वाला होगा वो भी बावर्ची होगा या जो भी होगा, जो प्लेट्स में भरने वाला होगा वो भी, तो ये सब जो है वो फूड हैंडलर्स में हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो पर्सनल हाइजीन पे उसका वो डिक्लेयर्ड हो, और उसमें हम 4-5 हम उनके मेडिकल के टेस्ट करवाते हैं। जब उनको हम वो नॉर्मल या फिट होते हैं तो फिर हम उनको लाइसेंस देते हैं। सर, एक सवाल है यहाँ मेरा, अब जब आप एक दफा लाइसेंस दे देते हैं और वो मेडिकल सर्टिफिकेट, तो उसकी कोई वैलिडिटी होती है? 1 साल की वैलिडिटी। अच्छा, 1 साल की वैलिडिटी है, और इस वजह से कि काफी लेबर जो है वो क्रॉस उनकी वो चलती रहती है, एक होटल से कभी दूसरे होटल तक गए, दूसरे होटल तीसरे होटल गए, तो जहाँ शिफ्ट होकर दूसरे में जाएगा तो उसकी वहां पे फिर दोबारा होगी, अदरवाइज वरना साल में एक मरतबा, क्योंकि रिन्यूअल होती है लाइसेंस की फॉर 1 ईयर। अच्छा, उसके बाद हम जो है ना फूड हैंडलर्स, हम तमाम जो रेस्टोरेंट्स होते हैं या जहाँ पे फूड तैयार होता है, तो उनसे उनकी जो लिस्ट होती है फूड हैंडलर्स की वो लेते हैं और उनको हम अपने पास ट्रेनिंग स्कूल में उनको ट्रेन करते हैं। हमारा एक ट्रेनिंग स्कूल भी है। अच्छा, उसमें हम फूड हैंडलर्स को ट्रेन करते हैं। 1 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें हम उसके पर्सनल हाइजीन पे या ग्रेड 1 ग्रेड 2 की ट्रेनिंग देते हैं। सर, थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि ताकि हम भी, क्योंकि एज ए कंज्यूमर और फूड हैंडलर तो मैं खुद भी हूँ और बहुत सारी खवातीन होंगी हमारे घरों में, तो जो ट्रेनिंग स्टाफ की हो रही है तो वो भी हम नहीं वो उसमें हम पहले जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है पर्सनल हाइजीन पे। अच्छा, कि चीजों को आप किस तरह प्लेस करेंगे, किस तरह उनको काट के प्लेस करना है, साफ सुथरी जगह हो, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो बिल्कुल इंतहाई
जो कॉकरोचेस होते हैं, एंट्स होते हैं या रोडेंट्स होते हैं, तो फिर वो उनसे साफ हो। सही। वहाँ पे हम ये भी करते हैं कि भाई आप पेस्टिसाइड सोच की होनी चाहिए कि आपने उसको पेस्टिसाइड स्प्रे करवाया है। जब आप वो पेस्टिसाइड स्प्रे कराते हैं तो फिर चीजें भी आपने ढांकनी है, ये नहीं हो कि फिर उनको नुकसान पहुंचे या उनको वहां से खाली कर दें जी। तो ये सारी चीजें पर्सनल हाइजीन की आती है। सही। तो फूड सेफ्टी जब भी मेंटेन रहेगा जब आपकी जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप तैयार कर रहे हैं फूड वो साफ हो, जो पका रहा है, जो प्रिपेयर कर रहा है वो भी उसकी भी फिजिकली जो फिट हो, ठीक है ना। और उसकी जो ट्रेनिंग ये हो चुकी होनी चाहिए कि काफी बहुत आपने तंदूर में देखे होंगे ना, आमतौर पे जो तंदूर पकते हैं ना, कराची में तो वो तंदूर पकते हुए या झुकते हुए तो उनके पसीने भी आते हैं, तो फिर वो यूं करके वो पसीना भी पहुंचते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज कंटामिनेशन। ये पर्सनल हाइजीन के बिल्कुल खिलाफ है कि आप तो उसी आटे में आपका वो पसीना भी जाए, उसी पेड़े में आप, तो आप व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप उस वक्त तो आपको भूख लग रही होती है ना, तो उसकी स्मेल या उसकी फ्रेग्रेंस जो होती है, स्मेल तो हम नहीं कह सकते, उसकी जो एरोमा होती है, एरोमा खाने का जो भी खुशबू, उसको एरोमा कहते हैं। तो उस एरोमा को जो है ना वो अटैक करती है, आपकी भूख बढ़ाती है। आप उस वक्त तो कच्ची भी खाने के मूड में होते हैं, खड़े होके खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, तो आप उनको देखिए। लेकिन तो मेरा इस पे ये सवाल है कि वो तंदूर वाला क्या करे सर फिर? तंदूर वाला देखें, कम से कम कपड़ा तो पहुंच सकता है ना, साफ कपड़ा तो हो सकता है ना जी। वही कपड़ा सुबह से लेकर शाम तक वही इस्तेमाल होता है, उस कपड़े की क्या हालत हो। अब तो कितने जरासीम उस पे वो करते हैं। ये जो फूड बॉर्न इलनेस होती है वो क्यों होती है? तो जरासीम होते हैं ना जो आपकी कंटामिनेशन, जैसे हमारा पानी है, आपकी वाटर कंटामिनेशन इतनी है कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। कहीं कहीं तो हमारी जो ना जो वाटर सप्लाई की लाइन है वो ड्रेनेज की लाइन के साथ मिलता है, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वो बिल्कुल सेपरेट होगा? कहीं ना कहीं तो लीकेज होगी ना, यहीं से कंटामिनेशन हो जाती है। तो आपको जो पानी पीने वाला मिलता है वो भी कंटामिनेटेड मिलता है। जिस पानी से आप हाथ धोते हैं वो भी कंटामिनेटेड है, तो आपका हाथ की सफाई तो गई ना, दूसरी लेवल पर हाथ की सफाई हो गई। हाँ। लेकिन आपकी तो सफाई जो है वो नहीं हो गई। तो इससे जो चीजें जो है ना वो खराब होती हैं। अभी रिसेंटली देखिए मैं बता दूं, लाड़काना में एक वाकया हुआ था। छिपकली जो है ना वो एक लस्सी में गिर गई। अच्छा। वो लस्सी जो है ना वो घर के अफराद ने पी ली, उनको पता नहीं चला और वो सब के सब बेहोश हो गए। एकदम से जो हमें कॉल आ गई, हमारे सक्कर की टीम और लाड़काना की टीम वहां पे गई, वहां पे रश करके गई, वहां पे सैंपल्स लिए, क्योंकि ये एक्चुअली ये सिंध फूड अथॉरिटी के डोमेन में नहीं आता। अच्छा। जब जहर के या इस किस्म के जो केसेस आते हैं वो पुलिस के आते हैं, क्राइम सर्कल के आते हैं। तो जब हम वहां तक पहुंचे तो पुलिस आ गई, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा डोमेन है तो आप, लेकिन हमने एक सैंपल जो है वो हमने टेस्ट कर लिया कि अपनी लेबोरेटरीज में भी लेके गए। सैंपल से मुराद उनका लस्सी का या ब्लड का? लस्सी का। अच्छा, लस्सी का सैंपल। तो उसमें अब छिपकली जो है वो छिपकली का जहर आता है, जिससे जो है वो फूड बॉर्न इलनेसेस और ये जहरबाद जहर हो जाती है। अच्छा, दूसरा मैं आपको सेक्शन बताऊं हमारे टेक्निकल विंग का कि पहले मैंने आपको बताया कि हम जो लाइसेंस की विंग से हम जो मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं, फिर हम अपनी ट्रेनिंग कराते हैं। तीसरा हम जो है वो लेबोरेटरीज की एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे विंग में आती है। अच्छा। लेबोरेटरीज की जरूरत? फूड लेबोरेटरी, फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज की जरूरत बहुत होती है, क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम फूड प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन के वो जिम्मे में आती है, तो जैसे कोई चिप्स है, फर्ज करें कोई भी शरबत है पीने का, मशरूब है या कोई मसाला जात है, कुकिंग ऑयल है, वो हमारे पास आते हैं कि हमें फूड प्रोडक्ट रजिस्टर करानी है। अच्छा। तो हम उनका पहले जो है ये पहले तो हम कहते हैं भाई आप पहले लाइसेंस इशू करवाएं। लाइसेंस के बाद आप अपनी चीज़ें जो है ना वो हमारी लेबोरेटरी है कराची यूनिवर्सिटी में, फूड साइंस टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में, जो इसको हम DFTL कहते हैं, डिविजनल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी। ओके। वो सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड की अंडर प्रोसेस चल रहा है पीने के हवाले से, तो उसमें हम सर्टिफाई करते हैं। उसके हमारे पास सर्टिफिकेट जो भी आते हैं वो हमारे टेक्निकल विंग में आती है। टेक्निकल विंग में जब वो सर्टिफिकेट आता है तो उसमें कंप्लायंस और नॉट कंप्लायंस ये होती है। अच्छा। जो कंप्लायंस होती है तो हम उसको ओके कर देते हैं। अगर कंप्लायंस नहीं होती
तो उसके खिलाफ हम एक्शन की एक एडवाइस बना के अपने डीजी को बोलते हैं कि सर ये इन चीज़ों में ये कंप्लायंस नहीं है, तो इसके लिए ये एक्शन उठाया जाना चाहिए। अब कंप्लायंस पे मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि अगर एक शख्स है जो कि कोई फूड बिजनेस करना चाह रहा है, अब उसको अपनी प्रोडक्ट को पहले टेस्ट करवाना होगा आपकी लेबोरेटरी से, फिर आप उसको रजिस्टर्ड करेंगे जी। अगर वो टेस्टिंग में नॉन कंप्लायंस में आ जाती है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो आप उसको एडवाइस करते हैं कि इसमें ये इश्यूज हैं। एग्जैक्टली। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो भी कैटेगरीज हैं या फूड बॉर्न इलनेसेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, तो इसमें हम ऑयल की एक बात कर रहे थे कि ऑयल की कंजम्पशन इटसेल्फ आप बहुत ज्यादा नहीं करें, बिल्कुल, चाहे आप मेहमान आ रहे हैं या आपका रोजमर्रा का इस्तेमाल है, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा बीमारियां होने के खदशात होते हैं। तो ये ऑयल की जो टेस्टिंग करते हैं आप लोग, अब एज ए कंज्यूमर हम बहुत सारी चीजें ऐसे खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल निम्को है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, अब वहां पर उसमें हम कैसे इसको देखेंगे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए बात सुने, हम जनरली, मैंने आपको बताया ना कि हम पेट से करने वाले हैं। जहाँ भूख लगती है, बस कोई खाने की चीज हो, फिर वो सेहत के लिए अच्छी है या नहीं, तो हम इसका केयर नहीं करते। मैंने अभी हमारी एक गैदरिंग हुई थी, मैंने कहा था कि जैसे हमारे पास ये है कि पकोड़ा नहीं तो इफ्तार नहीं, पराठा नहीं तो नाश्ता नहीं, बिरयानी नहीं तो खाना नहीं, हमारे ये डिसिप्लिन्स में आते हैं। तो लेकिन ये जो चीजें ना वो छोड़नी चाहिए। देखें पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आपकी एक लेबर वर्क होता था, आपकी इनपुट और आउटपुट जो थी फिजिकल एक्टिविटी थी। अभी आप एक पाँव आपका गाड़ी में होता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो या चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हो या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का हो, और दूसरा पाँव आपका ऑफिस में होता है। आपकी एक्टिविटीज जो है ना, वो आप पानी भी आपको पियान को बोलते हैं कि वो लेके दे, जस्ट एक महीने को थोड़ी सी। और दूसरा ये कि ये जो खाना है, एक तो मैं एज ए डॉक्टर मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि यार पेट भर के नहीं, अपनी सेहत का ये ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर, देखिए ब्लड प्रेशर, शुगर एकदम से अगर एक बॉडी के उसमें ज़मरे में डोमेन में आ गया तो उसको फिर कंट्रोल करना ही पड़ेगा पूरी उम्र। तो आप इस तरह क्यों नहीं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते कि ताकि हम सारी जिंदगी खाने को एंजॉय भी करें सेहत के साथ, ठीक है। तो इसका तरीका ये होता है, जहां आपने पेट भर के 2 रोटियां खानी है वहां पे एक कर दें, जहां पे आप 4 मरतबा खाते हैं वहां पे 2 मरतबा फुल पेट भर के खाते हैं वहां 4 मरतबा खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाएं। मतलब ये आपने थोड़ा सा लंच कर दिया ब्रेकफास्ट के साथ, फिर आपने कोई बिस्किट वगैरह लिया या कोई फ्रूट ले लिया। इस वक्त की पॉलिसी ये आई है जो हमारे मेडिकल साइंस के हवाले से कि आपका 50% फूड जो है वो अनकुक्ड होना चाहिए, रॉ नहीं, जैसे फ्रूट है, सैलेड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो आपका हाफ 50% ऑफ द फूड यू आर गोइंग टू ईट दैट शुड बी अनकुक्ड। यानी आपने सलाद रख दिया, मूली रख दी, गाजर रख दी, पत्ते रख दिए, ठीक है ना, कुछ आपने वो छोले बॉयल करके आपने रख दिए, ताकि थोड़ा सा पानी पी लिया, ताकि आपको पेट को आधा तो आप इनसे भरना है, बाकी जो है बाकी आप बचेगा जो, तो ये चीज होती है। दूसरा ये ऑयल की मैं बात करी, ऑयल में जो हमारी जो दूसरी यूटिलिटीज जो काम कर रही हैं, जैसे ये पकौड़े वाले होते हैं, आप बाहर बहुत मजेदार कचौरियां मिलती हैं, गरम गरम आपको वो बना के देते हैं, गरम गरम समोसे पकौड़े, तो बंदा तो पागल हो जाता है जब भूख लग रही होती है, भाई मैंने तो खाना है। ऐसा ही है सर, है ना। तो उसमें थोड़ा सा एहतियात करें। अगर आप चलती राह में आपको बहुत भूख लगती है तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप सलाद ले लें, कहीं से 2 गाजर या कोई फल फ्रूट ले लें, लेकिन इन चीजों पर थोड़ा सा कम जाए। अब सर मैं अपनी एक वो बता रही हूँ कि कंज्यूमर होने की हैसियत से हम लोगों ने लोगों को बात करते हुए भी इस तरह सुना है कि अगर बहुत फुल फ्राई हो गई है ना कोई चीज, समोसा है या पकौड़ा है, तो फिर जरासीम तो खत्म, क्योंकि इतना पक गया तो वो साफ है। वो इसको हम कहते हैं मेरिएट का माना है जितना पका हुआ उतना खतरनाक। ओह, अभी भी रिसेंटली हमारी एक डॉक्टर भी कहती थी कि डॉक्टर साहब आप ये तो ना कहें ना कि जी हम ये पके हुए समोसे ना खाएं तो हम काम कैसे करेंगे। मैंने कहा देखिए, आप डॉक्टर होकर भी ये कह सकते हैं, आप उसकी वजह से सैंडविच खा लें,
डबल रोटी का सैंडविच पका के खा लें। अच्छा। जरूरी है कि आप बिल्कुल लाल, जो मैरिएट कहते हैं ना, इसको एक टर्म है मैरिएट, तो वो जैसे हम कहते हैं पकोड़े भी बिल्कुल लाल हों। सर तो हम वो टोस्ट करते हैं जैसे चीजों को, या बहुत उसको अच्छा सा कलर देने के लिए ज्यादा ओवर कुक कर लेते हैं ना समटाइम्स, या क्रिस्पी करने के लिए भी हम करते हैं। नहीं नहीं, जो तेल में पकी हुई जो लाल चीजें हो जाएं, तो वो सही नहीं है। अब आपने एक नॉर्मल टेम्परेचर में उसकी जो अपादियत है वो भी इसको रहने दें। और दूसरा ये जो कुछ शहर में हम मंडली वेंडर्स वालों के पास अब जो तेल होता है ना, वो अनहेल्दी होता है, टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप हमारे पास एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी भी है जो सिंध फूड अथॉरिटी की है, और उस पे हम जाते हुए, रोडों से गुजरते हुए, मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए, तो तेल की, पानी की और दूध की, ये 3 हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं, उसकी हम चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास एक आला होता है जिससे हम उसकी रेंसिडिटी चेक करते हैं। अब रेंसिडिटी एक लेवल होती है कि आप तेल की रेंसिडिटी एक चेक करें, फर्ज करें आपको एक रेंसिडिटी दरकार है 1.7 तक, और उससे ज़्यादा हो गई तो ये ख़तरनाक है। अब एक ऑयल जो है उसको आप बहुत ज़्यादा 3 मरतबा फ्राई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज कर आपने एक पकोड़े के लिए एक कढ़ाई तेल रखा, एक आपने पकोड़े निकाल दिए, फिर आप दूसरी मरतबा डालें, फिर आप तीसरी मरतबा डालें, अब चौथी मरतबा ना डालें। तो सर ये तो प्रैक्टिस हमने होते हुए देखी ही नहीं है। हाँ, ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि जो भी पेट की या जो अल्सर की शिकायतें हो रही हैं, और इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि अनहेल्दी फूड कंजप्शन की वजह से हमारा लिवर बहुत मुतासर हो रहा है। लिवर की मैं आपको एक तो आपको मैं ये बताऊं कि हर 10 में से 1 बंदा फूड बॉर्न डिजीज की वजह से बीमार होता है, हर 10 में से 1 बंदा। और तकरीबन 4,20,000 जो अमवात होती हैं हमारे पाकिस्तान में, वो होती हैं फूड बॉर्न इलनेसेस की वजह से, फूड बॉर्न इलनेसेस, फूड की वजह से जी, फूड की जरिए के जो भी होती है, तो वो वन वे और अदर आपके नॉलेज में आते हैं, नोटिस में आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन हमारे जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से हमारी जो फिगर ये बनती है कि 4,20,000 जो है वो अमवात होती हैं तकरीबन फूड बॉर्न इलनेसेस की वजह से। अच्छा, अब तरीका ये है कि सिंध फूड अथॉरिटी का हमारा पैगाम ये है पब्लिक के लिए कि आप जब भी खाना लें तो साफ सुथरा होना चाहिए। दूध लें तो देखें दूध वाले की दुकान, उस पर ढक्कन कोई जाली लगी हुई है, कोई मक्खियां तो नहीं है, तो उसे ना लें। तो ऑटोमेटिकली अगर आप ना लेंगे तो वो दूसरी मरतबा वो खुद केयर करेगा। अच्छा, इस पे एक सवाल है मेरा। अब दूध वाले की दुकान अपेरेंटली तो साफ लग रही है, मक्खियां नहीं है, जाली भी है, ढका हुआ भी है, वो दही के जो थाल होते हैं वो भी आजकल मैंने देखा ढके हुए होते हैं। जी जी। और शायद जो हैंडलर है उसने टोपी भी, वो जो हेयर नेट है वो लगाई हुई है, और ग्लव्स भी पहने हुए। जी जी। तो वो जो अब दूध आ रहा है वो सही है? नहीं, तो आप उनसे पूछें कि आपने टेस्ट करवाया दूध, उसकी कोई बताएं, आपने लाइसेंस लिया हुआ है, तो कम से कम वो आप उनको जैसे देखें, कंज्यूमर्स का जहां तक उनके हकूक हैं वहां तक उनकी जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। जबरदस्त बात है जी। हम तो यही कहते हैं हमारा हक है साफ खाना खाना, लेकिन हमें देखना नहीं है, हमने देखना है कि जिस दूध की दुकान से हम दूध खरीद रहे हैं उसके पास क्या सिंध फूड अथॉरिटी का लाइसेंस है, नंबर 1। दूसरी, क्या जो आपकी फिटनेस है उसके सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, दूध आपने कभी चेक करवाया या नहीं करवाया, आप प्लीज हमें देखें। एक मरतबा आप पूछेंगे, 2 मरतबा पूछेंगे, या फिर 2 कंज्यूमर पूछेंगे, 2 से 5 हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो उसको बनक हो जाएगा ना। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी आ गई? कंज्यूमर। ये कंज्यूमर अगर चाहता है कि मुझे सही दूध मिले तो वो अपना जो फर्ज है वो निभाए कि वो दूध वाले से ये दरियाफ्त करे। सर, इस पे मैं इसको इस तरह से कंक्लूड करूंगी कि एज ए कंज्यूमर हम लोग सिर्फ, जैसे सर ने कहा कि अपने हकूक का तो हमें पता है कि हमारा राइट ये है टू गेट द सेफ एंड हाइजेनिक और हेल्दी फूड, लेकिन हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अंदाजा नहीं है। एक जिम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमारी खुद की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं और जहाँ से हम खरीद रहे हैं, तो उस पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, और कहीं भी अगर हमें कोई शक व शुबहात होते हैं तो उस हवाले से हमारे इदारे ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर हम उनसे बात कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं।
तो प्रोग्राम के सिलसिले को और मजीद इंफॉर्मेशन सर से लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, तो हम बात कर रहे थे ऑयल के हवाले से, उसकी आप रेंसिडिटी चेक करते हैं और लैब्स हैं आपके पास। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये जानना चाहूँगी कि एसएफए का जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसके काम क्या क्या हैं? सिर्फ टेस्टिंग ही है, और टेस्टिंग किस तरह की और कितनी तरह की होती है और कहाँ कहाँ होती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो हम ट्रेनिंग हमारा जो है होता है, टेक्निकल सपोर्ट होती है डिपार्टमेंट को। जैसे हम लेबॉर्ट्रीज की रिपोर्ट्स वगैरह आती है तो उस पर हम टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। कहीं भी कोई ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसमें टेक्निकल सपोर्ट हम देते हैं। सर, लेबॉर्ट्रीज कितनी है अच्छा, आपकी? लेबॉर्ट्रीज का हम जब बात करेंगे तो पहली स्टैटिस्टिक जो लेबॉर्ट्री हमारी बनी है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी में अच्छा। हमने बनाई है। तो वहाँ की इंतजामिया के हम मशहूर है कि उन्होंने हमें जगह दी। तो बाकी जो सारे इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ। अच्छा। तो सर, वहाँ के फूड साइंसेज डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी मुस्तफीद जी हो जी रहे हैं बिल्कुल उससे? एग्जैक्टली, वहाँ पे उनकी इंटर्नशिप भी चलती हैं। अच्छा, वो बेहतरीन। हमारे एम्प्लॉइज वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उनका जो डिपार्टमेंट का जो हेड है, उनकी मातहत वो पूरा डिपार्टमेंट चलता है। और उसकी जो एक्रेडिटेशन है, जैसे ISO सर्टिफिकेशन होती है, वो भी इसका प्रोसेस जो है अंडर प्रोसेस है। सही। उसमें दो तीन मरहले हम कर चुके हैं और इंशाल्लाह इसमें 1 साल से ज़्यादा लगता है तो इसको सर्टिफाइड होने के। इसको हम कहते हैं ISO 17025। ओके। तो 17025 की सर्टिफिकेशन इंशाल्लाह करीब हमारे कराची यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री को। इस पे एक मेरा सवाल है, तो फिर इसका मतलब है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट अगर टेस्ट करवाते हैं आपसे और वो अगर ISO सर्टिफाइड हो जाती है, तो वो फिर इंटरनेशनली हम उसको जी, वो इसका मतलब है कि आपने इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट किया, वो आपने मीट किए हैं। सही। अच्छा, दूसरा ये था कि कराची में लैब हो गई, कराची में एक लैब हो गई, तो अब उसका स्कोप हमने बढ़ाना है। स्कोप अभी थोड़ा सा लिमिटेड है। जैसे हम सर, एक लैब भी मुझे लिमिटेड लग रही है। अगर नहीं, कराची वो जाहिर है, मैंने पहले ही शुरू में ही आपको कहा था कि हम कलील वसाइल के साथ हम अपने एसएफए का शुरू में चला रहे हैं। और बहुत, यानी अगर आप दूसरे किसी भी सूबे से अगर उनकी बजट का, एनुअल बजट का कंपैरिजन करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस रकम में किस तरह इदारा चल रहा है। तो दूसरी लेबॉर्ट्री जो हमने बनाई थी वो सिंध यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो वहाँ पे एक शोबा है रिसर्च का, तो उनके साथ हम अपनी लेबॉर्ट्री चला रहे हैं। वहाँ पे हमने 2-3 कमरे दिए हुए हैं इसको। और वहाँ पे जो हमने उनको, जो अपने पब्लिक एनालिस्ट हैं, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, वो हमारे सिंध फूड अथॉरिटी हैं, उनको दिए हुए हैं। तो हमारा जो हैदराबाद है रीजन, वीरपुर खास या नौशहर फिरोज, तो वहाँ से हमें वो कवरेज करने में थोड़ी सी मदद मिलती है। तीसरा जो लैब है वो हम सक्खर में खोलने जा रहे हैं। अच्छा। सक्खर में जो है वो उसकी इक्विपमेंट्स वगैरह थोड़ी सी हमने अरेंज कर ली हैं। और बाकी जो बिल्डिंग का भी, जहाँ पे हमारे सिंध फूड अथॉरिटी का जो ऑफिस है, उसी में ही हमने 2 कमरों को लिमिट किया हुआ है और थोड़ा सा उस पर काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद वो इंशाल्लाह अपना काम शुरू कर देगी। सही। अच्छा, इसके अलावा हमारा जो आइंदा का प्लान तो हमारा ये है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब बनाए। लेकिन अगर फिलहाल उसको टारगेट को अचीव करने से पहले कम से कम डिविजनल हेडक्वार्टर को हम एक लेबॉर्ट्री दें, जहाँ पे हम कम से कम उसको डिवीजन को हम कवर कर सकें। जैसे अगर सक्खर में अगर लैब बन जाती है तो सक्खर के हिसाब से फिर आपको घोटकी, पन्नो आकिल, खैरपुर, शिकारपुर, जैकबाबाद, ये उसमें कवर आ जाएगा। अगर लाड़काना डिवीजन को हम कहते हैं तो फिर उसमें लाड़काना में शहदाद कोट, कंबर, लाड़काना सिटी इटसेल्फ, रतोदेरो या दूसरे जो उसके इलाके हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आ जाते हैं। इस तरह फिर जो है वो मीरपुर खास भी है, नवाबशाह भी है, हैदराबाद है। तो हम पहला हमारा टारगेट डिविजनल सतह पर इसको करना है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज मोबाइल की वो भी खरीदी थे कि जब तक हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को वो फैसिलिटी हम दें, तो हमारे पास कुछ मोबाइल टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए
तो हमने 22 सीटर्स की जो हाईएस्ट वैन होती है तो वो हमने परचेज किए हैं, सिंध फूड अथॉरिटी ने अपने बजट से किए हैं। और उसका हमने उसकी फैब्रिकेशन के लिए हमने उसको एक इंडस्ट्री है पेशावर में, उन्होंने अपना उसका टेंडर किया था तो उन्होंने विन किया। तो हमने वही दोनों लेबॉर्ट्रीज जो है ना, हमने उनको जो गाड़ियां उनको भेज दी हैं, वो अंडर प्रोसीजर हैं। वो हम इक्विपमेंट डाल रहे हैं उसमें? नहीं, वो फैब्रिकेट करेंगे। जैसे इसमें 22 सीटें सारी निकाल के ना उसको अंदर पूरा एक माहौल बना के, जिसमें उसमें फ्रिज भी रखना है, हमने जनरेटर भी देना है, हमने जो है वो टेस्टिंग मटेरियल्स की रखने की जगहें, या जैसे इलेक्ट्रोस्कैन है, डोम 3 है, वेट है, बैलेंस है, तो ये सारी चीजें, हाइग्रोमीटर होता है, पीएच वैल्यू टेस्टर होता है, टीडीएस होता है, तो हम ये सारी चीजें उसमें रखेंगे ताकि जो हमने एक अपनी लेबॉर्ट्री कराची में भी है, मैंने आपको पहले भी किया था, तो वो लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं, उसमें ज्यादा स्पेस नहीं है, तो हम थोड़े थोड़े टेस्ट भी अभी भी हम हर महीने हम हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम उसको डेप्यूट करते हैं गाड़ी को। अच्छा। जैसे फर्ज करें लास्ट महीने में हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को हमने डेप्यूट की हुआ है, इस महीने से 1 तारीख से 30 तारीख तक ये गाड़ी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के ऑपरेशन विंग के साथ में रहेगी। सही। वहाँ पे जो भी टेस्ट वगैरह होते हैं वो हमने कंपाइल करने, टेक्निकल विंग वो कंपाइल करती है, ठीक है। तो बाकी जो पेनल्टी वगैरह होते हैं वो ऑपरेशन विंग देखती है, उसमें हमारा कोई वो नहीं होता कि फर्ज करें आपने इलेक्ट्रोस्कैन से दूध वाले के सामने ही दूध की आपने टेस्टिंग की, अगर उसमें कोई कमी पेशी आती है तो वो पेनलाइज करते हैं। तो सर हम डिस्कस कर रहे थे कि आपकी जो मोबाइल लैब्स हैं वो डिविजनल सतह पर फिर आप उनको अलॉट कर देते हैं हर महीने के लिए। अभी अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में है फिर एक अगले महीने वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में होगी, ऐसा ही है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर के साथ बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन हमारा चल रहा है, वो हमें ये भी बता रहे हैं कि कंज्यूमर होने की हैसियत से हमें किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी एसओपीज के हवाले से रेगुलेट कर रहा है सिंध फूड अथॉरिटी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, फॉर ज्वाइनिंग अस एंड फॉर टेलिंग अस के एसएफए भी एक इदारा है और उसमें इतनी ज़्यादा महारत रखने वाले लोग और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, जो चीज़ें हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है या शायद हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है एज ए कंज्यूमर, वो एक इदारा है जो देख रहा है और उस पर हमारी सरपरस्ती भी कर रहा है। फूड बिजनेसेस ऑपरेटर्स को भी समझा रहे हैं कि किस तरीके से एसओपीज को फॉलो करना है और इन एसओपीज को फॉलो करके क्या फ़ायदा है उनके अपने बिजनेस का, और अगर एसओपीज को फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से कंज्यूमर्स को इसका कितना नुकसान हो सकता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर अहमद अली शेख का कि उन्होंने हमें इस शो में ज्वाइन किया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और हमें अवेयर किया उन चीज़ों से जिनके बारे में हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फूड बॉर्न इलनेसेस की, कि वो ऐसी बीमारियां जो कि हमारे खाने में मौजूद होती हैं, अगर हमने उनको सही से हैंडल नहीं किया, खाने पकाने के प्रोसेस में, खाना लाने से लेकर पकाने तक और पकाने के बाद उसको स्टोर करना, तो ये पूरे प्रोसीजर में जहाँ जहाँ हमारा फूड के साथ इंटरेक्शन हो रहा है हमें उसकी हाइजीन का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप शो में आए। अगर आपका कोई मैसेज है हमारे कंज्यूमर्स के लिए और फूड बिजनेसेस ऑपरेटर्स के लिए तो प्लीज़ सर मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं हमें। बस मेरा मैसेज तो कंज्यूमर्स के लिए है और मर्चेंट्स के लिए है कि थोड़े से फ़ायदे के लिए बहुत से नुकसानात ना करें, और कंज्यूमर्स की आगाही में भी आप लोग भी आगे आके उसमें थोड़ा सा हिस्सा लें, और ये एक सदका जारिया वाला मामला होगा। अगर मैंने आज अच्छा काम किया तो उसका जो नेकी का सवाब है वो सदके जारिये की मिसलत में आ जाएगा, और कंज्यूमर्स का भी वो है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो, जैसे हम बीच में एक लास्ट ईयर रमज़ान शरीफ में फ्रूट्स की मार्केट बहुत ज़्यादा हो गई, प्राइसेस बहुत स्केलेट कर गई, तो एक सोशल मीडिया में एक स्लोगन चला कि जी आप 2 दिन के लिए जो है ना आप जो है वो फ्रूट ना खरीदें जी, और ऐसे ही हुआ। कंज्यूमर्स ने 5 दिन के लिए 3 दिन के लिए फ्रूट नहीं जब खरीदा तो फिर वो फ्रूट जो है वो अक्यूमुलेट हो गया, वो तो मर्चेंट्स ट्रेडर्स परेशान हो गए कि हम इतना फ्रूट क्या क्या करेंगे, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उसकी प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी स्लैश कर दी। तो अगर कंज्यूमर की एक हैबिट है कि भाई वो उससे दूध वाले से पूछे, ऑयल वाले से पूछे या गोश्त वाले से पूछे, तो जब वो पूछने का हक रखते हैं, वो उनसे बार बार इस्तफादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली
तो मर्चेंट भी जो है वो मजबूर होगा कि भाई आजकल अभी सिंध फूड अथॉरिटी की अवेयरनेस की वजह से या किसी वजह से कंज्यूमर्स में ये अवेयरनेस आ गई है और ये हिम्मत पैदा हो गई है कि वो हमसे डायरेक्ट पूछते हैं, तो फिर हमें भी अल्टीमेटली ये सोचना होगा। तो ये एक ताली हाथ एक तरफ से नहीं बजती, ताली दोनों तरफ से बजती है, दोनों हाथों से बजती है। और हम सबका जिम्मेदारी एज मकसद टेक्निकल विंग के हिसाब से हम अपनी जो समझते हैं हम पूरी करने की कोशिश करते हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि जो हमारी जिम्मेदारी है वो हम अपनी उसको कोताहियों भी होती हैं, कुछ कमी बेशी भी होती हैं, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम दिल से काम करें और आवाम तक उसका पूरा फायदा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, और इसी तरीके से हम बात करेंगे कि एक महफूज खाना और सेहत बख्श खाना ये क्यों ज़रूरी है और इसको किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।